हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हमारी ये अधिगम की चौथी टेस्ट सीरीज़ है जिसमें हम अगले 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन। व्यक्तिगत कारक का मतलब है अपने से रिलेटिव कारक कौन है जो उसे पर्सनली प्रॉब्लम पहुंचाता है। तो संचार के साधन, संचार के साथ व्यक्तिगत नहीं हो सकता। अध्यापक व्यक्तिगत नहीं, ये दूसरे पर डिपेंड है। समवाचक समूह मतलब अपने दोस्त नहीं हो सकते हैं। तो व्यक्तिगत जो कारक होगा वो होगा आपका परिपक्व एवं आयु। परिपक्व और आयु क्या है? व्यक्तिगत कारक है जो कि अधिगम को प्रभावित करती। कैसे करती हैं? जब अगर बच्चा पूरी तरह से परिपक्व नहीं है और हम उसे पहले ही अधिगम कराना चाहते हैं, पहले ही कुछ सिखाना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, उसका पर्सनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं सीख पा रहा। और उसकी आयु, मान लो बच्चा अभी क्या है 5 साल का ये है, हम चाहते हैं कि वो क्या करे, 5 साल का ही है और हम चाहते हैं कि वो कुछ समस्या समाधान विधि द्वारा सीखने की कोशिश करे। या बच्चा 2 साल का ही है, हम चाहते हैं वो पहाड़े और सारी तरह के जो अर्थ है वो समझने की कोशिश करे, समझ सके। तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो उसका अधिगम, वो उसका व्यक्तिगत कारक है जिसके कारण वो नहीं सीख पा रहा है। अगला जो है वो है अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। निर्योग्यता मतलब जिसके कारण अधिगम नहीं है, जो योग्य नहीं है, जिसके कारण अधिगम नहीं कर पा रहे, यानी लर्निंग डिसेबिलिटी का लक्षण क्या हो सकता है? एक, भागने की प्रवृत्ति होना, यानी स्कूल से बार बार भाग जाता है इसलिए वो नहीं सीख पा रहा है। निर्योग्यता मतलब उसमें वो कमी है जिसके कारण नहीं सीख पा रहा है, ये नहीं हो सकता। अशांत ऊर्जावान में विध्वंसक होना, ये नहीं हो सकता। अवधान संबंधी बाधा या विकार या अभिप्रेरणा का अभाव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवधान संबंधी बाधा। या अवधान मतलब, अवधान का मतलब होता है ध्यान ना लगना, या उसकी मनोवृत्ति ऐसी नहीं है कि वो सीख पाए, उसका ध्यान नहीं लग रहा। उसका कारण कुछ भी हो सकता है कि जो पढ़ने की कोशिश करता है उसके दिमाग में कुछ और पीछे चल रहा होता है, या उसमें कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, या उसका ध्यान इसलिए नहीं लगता कि वो सुन नहीं पाता है कि टीचर सामने से क्या बोल रहा है, उसे दिखाई नहीं देता है सामने से टीचर ब्लैक बोर्ड पे क्या पढ़ा, या उसे कोई संवेग से लेके प्रॉब्लम है। तो अधिगम निर्योग्यता का जो एक लक्षण वो है अवधान संबंधी विकार। अगला जो क्वेश्चन है वो है रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। जब हम स्कूल लेवल को रचनात्मक लेख करते हैं, जैसे हम निबंध कंपटीशन कराते हैं या कोई और कंपटीशन कराते हैं, तो वो किस बच्चे के लिए कराना है, किसके लिए नियोजन, केवल किसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए? तो केवल उन छात्राओं के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, जो कक्षा में पढ़ रहे हैं उनके लिए करना चाहिए, मतलब 5वीं कक्षा के लिए, 6वीं कक्षा के लिए ऐसा करना चाहिए। या फिर उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य जो लंबे क्वेश्चन लिखने में सक्षम है, लंबे वाक्य लिख सकने में सक्षम है, उनके लिए कराना चाहिए। उनके लिए नहीं कराना चाहिए जो ज़्यादा लंबे वाक्य नहीं लिख सकते हैं। या उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं आगे जाके, जो ऐसे जिनका मोटिव ये है, जिन बच्चों का कि हमें समाचार पत्र के लिए लिखना है, केवल उनके लिए कराना चाहिए या सभी के लिए कराना चाहिए। तो ऐसे जो भी कंपटीशन होते हैं, जो भी रचनात्मक लेख है, ऐसे हमें सभी छात्रों के लिए करवाना चाहिए, ना कि किसी स्पेशल ग्रुप के लिए। अगला जो है वह है सीखने के लिए कौन सा कारक है जो सीखने को प्रभावित करते हैं। सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? नंबर 1, शिक्षार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। बिल्कुल, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अगर शिक्षार्थी का सही नहीं है, अगर वो स्वस्थ नहीं है शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, तो वो सीख नहीं पाएगा। जैसे कि अगर उसके कहीं पीड़ा है, दर्द है, बुखार है, तो उसका मन ही नहीं लगेगा उस पीड़ा में, पढ़ाई में। दूसरा, मानसिक विकार है, मतलब मानसिक रूप से थका हुआ है, उसका कहीं झगड़ा हुआ है, घर में रोज़ झगड़ा चलता रहता है, कोई उसे बिना बात के प्रताड़ित करता, सुनाता है, डांटता है, कुछ भी, तो उस मानसिक रूप से जब संतुलित नहीं होगा तो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्रेरणा और उपलब्धि का विलक्षण। अगर वो प्रेरित है और उपलब्धि भी उसे लगातार मिलती जा रही है तो भी वो अच्छा सीखेगा, तो भी इसको प्रभावित करने वाला कारक है। अगर वो प्रेरित है तो वो अच्छा सीखेगा, नहीं प्रेरित है तो नहीं सीखेगा। तो मतलब प्रभावित तो कर, चाहे अच्छे में कर चाहे बुरे में कर। उत्सुकता, वो इच्छा, उसे किसी चीज़ को सीखने के लिए उत्सुक है तो उसे जल्दी सीखेगा, उसे करने की कोशिश, वह इच्छा शक्ति उसकी ज़्यादा है कि मुझे ये करना ही, कि विल पावर जिसमें ज़्यादा है तो वो अच्छे से सीखेगा, कम है तो नहीं सीखेगा। मतलब ये अधिगम को ये तीनों कारक प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन हुआ है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय
अवलोकनीय व्यवहार या ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर आधारित है। मतलब वह कौन सा सिद्धांत है जो पूरी तरह से अवलोकनीय मतलब देख कर व्यवहार करते हैं पर आधारित है। सीखने के डे सिद्धांत से संबंधित, किस सिद्धांत से संबंधित है? के जो ऑप्शन है वह है विकासवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, रचनावादी सिद्धांत या संज्ञानवादी। तो इसका जो आंसर है वो है व्यवहारवादी। अवलोकना मतलब देखना। ये जो सिद्धांत दिया गया था, ये दिया गया था सामाजिक सिद्धांत के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि बच्चा समाज में जैसा देखता है वैसे ही करने की कोशिश करे। जैसे छोटा बच्चा जब हमें कुछ करते हुए देखता है तो वो भी करने लगता है। जैसे कि घर में अगर मम्मी झाड़ू मार रही होगी तो बच्चे भी क्या झाड़ू उठा के झाड़ू मारने लगते हैं। मतलब वो जैसे देख रहे हैं वैसे ही करने की कोशिश करें, यानी अवलोकन व्यवहार करें, जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं। तो ये जो सिद्धांत है वो सामाजिक सिद्धांत है। किसके अंतर्गत आता है? ये जो आता है व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। साइकोलॉजी में दो तरह के जो सिद्धांत आप पढ़ते हैं, एक है व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा है संज्ञानवादी सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है वो है व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। मतलब जो विद्यार्थी हैं हमें उन्हें क्या नहीं कहना चाहिए कि ऐसा करो, किस काम को लिए नहीं कहना चाहिए। नंबर 1 है वह है कि सामूहिक कार्य में दूसरे विद्यार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया। अगर कोई सामूहिक कार्य हो रहा है स्कूल में, मान लो कोई डांस प्रतियोगिता हो रही है, तो जो डांस करने वाला ग्रुप है वो आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करें, ये नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल उन्हें अंतःक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये इसका आंसर नहीं होगा। अधिक से अधिक पाठ्य सहकार्य क्रियाओं में हिस्सा लें, ऐसा करने के लिए मना करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें बच्चों को अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना। पाठ्य सहगामी क्रिया मतलब जो पाठ्य पुस्तक के अलावा जो क्रियाएँ होती हैं, जैसे कि कोई कॉम्पिटिशन होना और प्रोजेक्ट होना, विज्ञान प्रतियोगिताएं होना और डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, तो हर एक प्रकार की जो कंपटीशन, जो खेल कूद होना, जो भी स्कूल में किताबों के अलावा जो किया तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, और बच्चों को उनको ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने के लिए कहना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, हमें पूछा नहीं करने को लिए कहना चाहिए, तो हमें कहना चाहिए ना। तो दूसरा है शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करना। क्या हमें ऐसे कहना चाहिए कि मैं कल ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ तुमसे, और तुम्हें जो लगता है कि मैं कौन सा क्वेश्चन पूछूंगा तुम इन्हें याद करके? नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो बच्चों में क्या होगी, एक रटने की भावना पैदा, वो कभी भी उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसा करने को नहीं कहना चाहिए। तो ये ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कक्षा के अंदर व बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए। बिल्कुल, जब पढ़ा रहे हैं तब भी वे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और पढ़ाने के बाद अगर उन्हें समाज से लेकर या बाद में उन्हें कोई क्वेश्चन उनके दिमाग में है तब भी वो अपने टीचरों से उनको अधिक से अधिक पूछना चाहिए। क्वेश्चन है वो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आंकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? रचनात्मक आंकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है। नंबर 1 मौखिक प्रश्न, नंबर 2 है प्रश्नोत्तरी और खेल, नंबर 2 है सत्र दक्षता, नंबर 4 है दत्त कार्य। रचनात्मक आंकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक आंकलन का मतलब क्या होता है, जिसे हम FA कहते हैं। रचनात्मक आंकलन मतलब जो हम सत्र के बीच में लेते हैं, जो हम सीखने के लिए लेते हैं, जो हम ये जानने के लिए लेते हैं कि बच्चे कितना सीख पा रहा है या उसे किन चीज़ों में दिक्कत आ रहा है। तो जो FA जिन्हें हमें कहते हैं उसमें हम मौखिक प्रश्न बिल्कुल मौखिक लेते हैं, ओरल लेते हैं बच्चों का, और प्रश्नोत्तरी लेते हैं, प्रश्न पूछते हैं, खेल के माध्यम से दक्ष कार्य देकर, असाइनमेंट देके, लेकिन उनमें सत्र परीक्षा नहीं। सत्र परीक्षाएं किसमें आती हैं? जो हमारे योगात्मक आंकलन होता है या समेटिव असाइनमेंट होता है, ऐसे जिसे बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B, सत्र परीक्षाएं। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास वो है आपका विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? विद्यार्थी जो सीख रहे हैं और सीखने में उनकी कमियां रहेंगी, जैसे वो नहीं सीख पा रहे, हमें पता चल गया, हमने निदान कर लिया है कि ये क्यों नहीं सीख पा रहा है इससे। जैसे मान ला हम उससे इंटू सिखा रहे थे और वो इंटू नहीं सीख पा रहा, अब हमें पता चल गया कि वो इंटू क्यों नहीं सीख, हमें निदान तो मिल गया, तो हमें उसका उपचार करना चाहिए। निदान ये था उसका कि प्रॉब्लम ये थी, कारण ये था उसका कि वो इंटू इसलिए नहीं सीख रहा था, नहीं सीख पा रहा था क्योंकि उसे ढंग से गिनती ही नहीं आती थी या उसे ढंग से पढ़े ही नहीं आती थी। तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, उसे सघन अभ्यास कार्य मतलब उसे इंटू बार बार कराने चाहिए? नहीं, अगर उसने 10 बार भी करा ले, जब उसका कारण ये है कि उसे
क्या बोलते हैं 1 2 ही नहीं आते, उसे गिनती ही नहीं आती, उसे पढ़े ही नहीं आते हैं, तो वो गुणा कैसे सीखे? चाहे हम उससे अभ्यास करें, वो गुणा वाला जो उसका अभ्यास है 50 बार करा लें, तो ये बिल्कुल नहीं होगा उसका। सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए। जो पूरा पाठ था शुरू से लेकर उसे व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए। इससे भी कोई ज़्यादा फायदा है उससे नहीं होने चाहिए, हो पाएगा। शिक्षार्थियों और अभिभावकों की उपलब्धि के बारे में बताया। उसने की जो उपलब्धि थी, जो उसने नहीं सीख पाया था, उसके बारे में दूसरे टीचर से, उसके अभिभावक से कहने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो हमें उसके लिए समुचित उपचारात्मक पूरा उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। और इस केस में उसके लिए उपचारात्मक कार्य क्या हो जाएगा? उसे पहले हमें गिनती सिखानी पड़ेंगी। गिनती सीख जाएगा तो उसे हमें पहाड़े याद करवाने पड़ेगा। जब उसे पहाड़े याद हो जाएगा, वो गिनतियाँ सीख जाएगा, पार्ट्स तो इंटू ईजिली सीख जाएगा, तो उसका आंकलन, उसे यानी कि निदान के बाद हमेशा क्या करना चाहिए? उपचार करना चाहिए। तो जो ये 28वां क्वेश्चन है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा समुचित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता टीचिंग स्किल से संबंधित है? कि कौन सा टीचिंग स्किल है? श्यामपट्ट पर लिखना बिल्कुल टीचिंग स्किल है। प्रश्नों को हल करना टीचिंग स्किल है। प्रश्न पूछना टीचिंग स्किल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सभी। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता। इस नीचे दिए गए ऑप्शन में से मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसे अनुप्रेरित का मतलब होता है शक्तिशाली, बहुत अच्छा। टीचिंग मतलब शिक्षण यानी टीचिंग हो रही है, क्या संकेत मान सकते हैं कि शिक्षण कक्षा में अधिकतर उपस्थित है, मतलब अधिक विद्यार्थी आ रखे हैं, तो हम ये कहेंगे कि अधिक अच्छा टीचिंग हो रही है। कोई ज़रूर नहीं कि विद्यार्थी अधिक आ रखे हैं, पूरी कक्षा भरी हो तो टीचिंग हो ही रही होगी, नहीं। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, जो टीचर उपचारात्मक कार्य करें तो उससे अधिगम हो ही रहा होगा, टीचिंग हो रही होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, अगर कक्षा में विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका मतलब टीचिंग हो रही है। इसका मतलब टीचर कुछ पढ़ा रहा है और वो पढ़ाया हुआ क्या है? बच्चों की समझ में आ रहा है, जिसमें से उन्हें कुछ कन्फ्यूजन है और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यानी कि कक्षा में क्या हो रही? अंतः क्रिया हो रही है। और अंतः क्रिया टीचिंग का सबसे पहला पॉइंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टीचिंग हो रही है। अगर अंतः क्रिया हो तभी ही टीचिंग हो, टीचिंग का शक्तिशाली पॉइंट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जगह सी। कक्षा में पूर्ण निर्वता है, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस है, तो टीचिंग हो रही, कोई जरूरी नहीं कि पिन ड्रॉप साइलेंस इसलिए भी हो सकता है कि टीचर से क्या है जो स्टूडेंट है वो डरते हों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी। तो आज के हमारे ये 10 क्वेश्चन थे। अगले 10 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।